गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एनसीसी नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज वेक्टर एनालिसिस का अर्थात वेक्टर अलजेब्रा का आप लोगों को कौन सा लेक्चर होना है? फोर्थ लेक्चर होना है ना। इससे पहले आप लोगों का 3 लेक्चर हो चुका है और चौथा लेक्चर होना स्टार्ट आज हो रहा है। तो हम लोग क्या देख चुके हैं अभी तक? स्टार्टिंग में हम लोग देख चुके हैं वेक्टर का डिफिनेशन देखे हैं, है ना, और उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पूरा देखे हैं और उसके बाद जो है सो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, रिजोल्यूशन, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। आज थोड़ा सा और आगे हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। देखिए, कल आपको बताए थे कि अगर एक कोई वेक्टर आपके पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये अगर है तो ऐसी स्थिति में आपका यहां पर ये एक अगर वेक्टर है आपके पास, इज एनी वेक्टर, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए क्या क्या था हमारा? एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे और जेड ले लेंगे। नहीं, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। जब हम इसके मॉडुलस से, ए के मॉडुलस से इसमें डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हुआ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका कोसाइन ले लेंगे, कॉस अल्फा, और इसका फॉर्मूला लिखाएगा एक्स बाय मॉड ए। फिर उसी तरह अगर हम वाई एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल बीटा का कोसाइन लेंगे तो कॉस बीटा लिखाएगा और ये लिखाएगा वाई बाय मॉड ए, है ना। फिर उसी तरह अगर हम जेड एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल गामा का कोसाइन लेंगे तो कॉस गामा हो जाएगा और कॉस गामा लिखाएगा कितना? जेड बाय मॉडुलस ए, जेड बाय मॉडुलस ए। ध्यान दीजिए, मॉडुलस ए का वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। मॉडुलस ए का मतलब हुआ ए का मैग्नीट्यूड और इसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। यहां पर जो ये आपका कॉस अल्फा है इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आपका डायरेक्शन कोसाइन है। ये सभी सभी क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में फर्क होता है, बात समझे कि नहीं? डायरेक्शन रेशियो जो है, डायरेक्शन कोसाइन होना जरूरी नहीं है। जो भी डायरेक्शन रेशियो होगा वेक्टर का वह डायरेक्शन कोसाइन भी हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वह डायरेक्शन रेशियो भी होगा। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का दूसरा अंतर क्या है कि डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम, जोड़, एक होना जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे तो 100% है कि वह कितना होगा? 1 होगा। यहां पर अगर हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपको सॉल्व होके कितना आएगा? 1 आएगा। 100% है ये, लेकिन डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर ऐड करने पर 1 होना जरूरी नहीं है। जैसे यहां इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड है, ये डायरेक्शन रेशियो है एक्स वाई जेड, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, अगर तीनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वह 1 के बराबर आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो आ सकता है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 100% 1 आना ही चाहिए, बात समझे ना। अब यहां पर देखिए कैसे ये हुआ, अगर इसके प्रूफ को थोड़ा समझेंगे आप तो क्या है, एल का वैल्यू क्या आप देख रहे हैं यहां पर, एक्स बाय मॉड ए का होल स्क्वायर करेंगे हम, ये क्या लिखाएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर लिखेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये लिखाएगा एक्स स्क्वायर बाय मॉड ए का स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर मॉड ए का स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर लिखेंगे। नीचे में सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो वही रह जाएगा, और अगर ऊपर में सबको ऐड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। मॉड ए का वैल्यू आपके सामने है, देख लीजिए मॉड ए का, अगर इसको स्क्वायर करिएगा तो रूट आपका हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? बोलिए, तो रूट हट जाएगा तो ऊपर में पहले से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व होके कितना? सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होना है, बात समझे ना। नेक्स्ट नोट इसी में समझिए आगे। अभी आप देखे हैं यहां पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना था? 1 था। इसका मतलब है देयरफॉर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए, यह कैसा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर होगा। जब भी ये चीज दिखेगा हमको एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे, बात समझ रहे ना। अब आगे देखिए, इसी से और आगे बढ़ेंगे तो एल को हमने कहा है कॉस स्क्वायर अल्फा, एल हमारा कॉस अल्फा है तो स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। एम हमारा कॉस बीटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा। एन हमारा कॉस गामा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर गामा, और इतना बराबर
1, ये रिजल्ट हो गया आपका। अब इसको अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर। अब एक बात बताइए, ये माइनस सबको उठा के उधर भेज दीजिए, एक 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 कितना हो गया 3, और ये एक इधर आ गया, इसको उधर भेजे तो क्या लिखाया साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, ये तो 2 हो गया। तो क्या हम इस पूरे RHS को LHS में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इतना बराबर 3 में से 1 गया, क्या आ गया 2 आ गया। यह भी रिजल्ट कल आपको बताए थे, अभी क्लियर है आपके सामने कैसे हो रहा है। अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर अल्फा है चाहे ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसका आप मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। मल्टीपल एंगल में साइन स्क्वायर अल्फा के बदले, साइन स्क्वायर अल्फा के बदले होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2, और अगर कॉस स्क्वायर अल्फा है तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाय 2 ये होता है। अगर यहां पर इसी में इसमें आके हम प्रूफ करें, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह पर क्या लिख दें 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाय 2, फिर कॉस स्क्वायर बीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाय 2 लिख सकते हैं। फिर गौर करिए कॉस स्क्वायर गामा के जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 गामा बाय 2, और टोटल के बराबर कितना है आपको 1 है। चलिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, सारे का डिनोमिनेटर जितने भी फ्रैक्शंस हैं सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो 2 ही रह जाएगा, और ऊपर में ये बचेगा क्या 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, फिर 1 प्लस कॉस 2 बीटा, फिर 1 प्लस कॉस 2 गामा, ऐसे लिखाएगा, और ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे देखिए यहां ये कॉस 2 अल्फा लिख लिए, फिर यहां से कॉस 2 बीटा लिख दिए, और ये कॉस 2 गामा लिख दिए, और ये एक 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 कितना बार है 3 बार, वो 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो क्या बचा आपके पास -1। तो ये रिजल्ट आ गया cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू माइनस। सो एग्जाम में आपको जब भी क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा, कहेगा इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द एक्सिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, क्वेश्चन दे देगा। तो ऑप्शन में आपको 0 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, 2 मिलेगा, क्या क्लिक करना है -1। बात समझ रहे ना। नेक्स्ट, ये तो आपको सिंगल वेक्टर पर अभी देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, यहां क्लियर कीजिए। मान लीजिए आपको यहां पर ये नोट हम दे रहे हैं आपको, करा इफ a इक्वल टू x1 y1 z1 एंड b इक्वल टू आपको दे दिया x2 y2 और z2। देखो ये ट्रिपल यहां पर दिए हैं, यहां डबल दिए हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सिंबल का मतलब सेम मीनिंग है, बात समझ रहे ना। ये भी आइडेंटिकल शो करता है और ये इक्वल शो करता है, आइडेंटिकल मींस एक समान वैसा ही होना, ये थोड़ा एग्जैक्टली शो कर रहा है, बात समझे ना, बस इतना ही फर्क है दोनों में। तो यहां पर x1 y1 z1 x2 y2 z2 आर 2 पॉइंट्स, आपके पास 2 पॉइंट्स है। तब ऐसी स्थिति में देन ए बी वेक्टर हमको चाहिए, क्या चाहिए ए बी, बात समझ रहे ना। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए ए बी वेक्टर तो आप निकालना सीख ही चुके हैं, देन द डायरेक्शन रेशियो, डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो, देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी अगर हम कहेंगे तो पहले कौन है ए, अब बाद में कौन है, तो बी में से ए को माइनस करना है, बी में से तो माइनस करिए x2 से x1 तो x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस z2 माइनस, ये आपका डायरेक्शन रेशियो निकल गया, क्या निकल गया। और अगर डायरेक्शन कोसाइन कहेगा एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन ये आपको क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन रेशियो आया है, जो भी डायरेक्शन रेशियो आया है उसको उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, यहां वेक्टर हमारा कौन है, तो ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ए बी के मैग्नीट्यूड से, किसके मैग्नीट्यूड से, हाँ ए बी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना है इस तरह से। फिर y2 माइनस y1 को किससे डिवाइड करना है, ए बी के मैग्नीट्यूड से। फिर z2 माइनस z1 को भी किससे डिवाइड करना है, ए बी के मैग्नीट्यूड से, बात समझ रहे ना। और फिर यह हमारा L कहलाएगा, यह हमारा M कहलाएगा, यह हमारा N कहलाएगा, किस वेक्टर के लिए, ए बी वेक्टर के लिए। इसी का दूसरा नाम हम क्या देंगे, कॉस अल्फा, इसको क्या कहेंगे कॉस बीटा, इसको क्या कहेंगे कॉस गामा, ऐसे ही बोलेंगे। तो 2 पॉइंट अगर दे दे आपको नहीं, तो क्या उसका उस दोनों को मिलाने वाले वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस वेक्टर्स का डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे ही हमें ए कहा इतना है, यहां पर समझ लीजिए सिंस ए कितना कह दिया हमारे लिए x1 y1 z1, इसलिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होता था याद है ओ ए, और जो ए का कोऑर्डिनेट है उसी में आई कैप जे कैप और के कैप लगा देंगे, क्या लगा देंगे आई कैप जे कैप, और तो x1 के साथ लग जाएगा x1 आई कैप
y1 के साथ j कैप लगेगा तो y1 j कैप, z1 के साथ k कैप तो z1 k कैप, ऐसे हो गया। ठीक उसी तरह अगेन b का कोऑर्डिनेट, b क्या दिया है कोऑर्डिनेट, बोलिए x2 y2 और z2। इसलिए अगर हम द पोजीशन वेक्टर ऑफ b बोलेंगे तो आपको कहना होगा OB। पोजीशन वेक्टर में क्या बताए थे, ओरिजिन का रहना जरूरी है, ओ होना जरूरी है, तो OB। अब ये क्या लिखाएगा बोलिए, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और कल ही तो सिखाए हैं कि अगर आपको AB निकालना है तो OB में से OA को माइनस करना होगा, OB में से OA को, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो x2 माइनस x1 i कैप लिखाएगा, बोलिए। तो अब यहां पर ये AB कितना आएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये AB मिल गया। और किसी भी तरह के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड, तो जब भी मैग्नीट्यूड हमें निकालना होता है तो जो i कैप के साथ है, जो j कैप के साथ है, जो k कैप के साथ है, सबको स्क्वायर करके ऐड करते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। जो i कैप के साथ होगा कोफिशिएंट, j कैप के साथ जो कोफिशिएंट होगा और k कैप के साथ जो कोफिशिएंट होगा, तीनों का स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो यहां x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकालेंगे प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब ये मॉडुलस निकल गया, क्या निकल गया, मॉडुलस। कहीं कोई डाउट है क्या, क्लियर है। जब दो पॉइंट को मिलाने वाला का कहेगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। अब डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड और अगला नोट समझिए क्या कहता है। देखिए यहां नोट है आपके पास, कहता है इफ L1 M1 and N1, L1 M1 N1 are direction cosines of a vector, cosines of a vector, L1 M1 N1 एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है, and L2 M2 N2 are direction cosines of सेकेंड वेक्टर। मानिए आपके पास दो वेक्टर है, पहला वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या दे दिया, L1 M1 N1, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या दे दिया, L2 M2 N2। देन द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, बोथ वेक्टर्स इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये cos थीटा का फॉर्मूला हो गया। पहला का डायरेक्शन कोसाइन मालूम है और दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन, तो cos थीटा का सीधे सीधे फॉर्मूला हो गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये cos थीटा का फॉर्मूला हो गया। ये बात साबित हो जाता है, एक तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच से साबित होगा, हम वेक्टर का हेल्प लेंगे तो एक पिक्चर बड़ा सा लंबा कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये प्रूफ कर लेंगे हम लोग। दूसरा जो आसान तरीका है वो है डॉट प्रोडक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, डॉट प्रोडक्ट के द्वारा। तो आगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आएगा और वहां पर हम लोग इसके प्रूफ को छोटे से लेवल में देख लेंगे, बहुत इजी वे में देख लेंगे। ऐसे अगर ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे तो थोड़ा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला, उस कोसाइन फॉर्मूला का हेल्प लेंगे और ये क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा। तो अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इसको याद रखिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, रिपीट कर लीजिए एक बार, कितना हो, क्या हो गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1। अब सुन लीजिए, अगर आपका ये नोट है, अगला लैंग्वेज देने के बजाय सीधे सीधे लिखते हैं। ये देखिए, ये आपका पहला वेक्टर है, ये आपका पहला वेक्टर, ये L1 M1 और क्या है N1। इसका डायरेक्शन कोसाइन हम क्या ले लिए हैं, L1 M1 N1। और दूसरा वेक्टर फिर ऐसे गया इसके पैरेलल, क्या गया, पैरेलल। इसका डायरेक्शन कोसाइन अगर समझ लीजिए क्या है, L2 M2 और N2, इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ये है, L1 बाय L2 बराबर M1 बाय M2 बराबर N1 बाय N2। ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का रिलेशनशिप होगा। ये किसके लिए है, पैरेलल के लिए। किसके लिए, अगर दो वेक्टर आपको आपस में पैरेलल है तो उसके कोरस्पोंडिंग डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो सेम होगा। इसका L1 इसका L2, L1 बाय L2 बराबर क्या होगा, बराबर, ये रेशियो अगर इक्वल मेंटेन करेगा तो हम उसे पैरेलल वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। और इसी में दूसरा नोट समझिए यहां पर आप लोग, अगला ये है कि अगर आपको एक वेक्टर जिसका डायरेक्शन कोसाइंस, पहला वेक्टर आपको ये लेके दे दिया, इधर जा रहा है, दूसरा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। मान लीजिए अगर इसका L1
m1 और n1 दे दिया डायरेक्शन कोसाइंस। इसका डायरेक्शन कोसाइंस आपको L2 M2 और N2 दे दिया। तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहां फॉर परपेंडिकुलर का कंडीशन देखिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का, है ना। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर का कंडीशन है, देख लीजिए। पैरेलल में रेशियो इक्वल होगा, पैरेलल में रेशियो इक्वल होगा। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के कंडीशन में उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। बात समझ रहे ना।